बंसीलाल मजदूरी का काम करता था। सर्दी का मौसम था और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। ऐसी ठंड से बचने के लिए बंसी के पास गर्म स्वेटर, शाल, चद्दर आदि कुछ नहीं था। इसीलिए घर से मजदूर के लिए निकला तो अचानक ही सारा शरीर कांपने लगा। अरे रे रे, आज तो भयंकर ठंड पड़ रही है। तन बदन में कड़खड़ी बन रही है। भाई क्या करूं? अरे वाह, आग जल रही है। भागकर आग सेक लेता हूं। बंसी के परिवार में उसकी पत्नी राधा और एक बेटी गोपी और एक बेटा मोहन था। सर्दी के कारण बंसी ही नहीं बल्कि राधा, मोहन और गोपी भी बहुत परेशान थीं। अरे माँ, रात को वो बहुत ठंड लगती है। बापू से कहकर कोई कंबल या रजाई मंगवा दो ना। देखो माँ, अब तो हल्की हल्की बर्फ भी गिरने लगी है और रात को सो पाना इस ठंड में बहुत मुश्किल हो गया है। तेरे बाप की कमाई तो इतनी भी नहीं कि पेट में ढंग से दाना पड़ जाए, फिर कंबल या रजाई कहाँ से आएगी? तो ऐसे तड़प तड़प कर सर्दियां कटेगी। नहीं, तुम दोनों टेंशन नहीं लो, मैं पुराने कपड़ों से रजाई बना दूंगी। गोपी और मोहन अपनी माँ को देख के उदास हो गए। अरे क्या हो गया? तुम दोनों ऐसे उदास क्यों हो गए हो? माँ, हम दोनों इतने छोटे हैं कि आपकी कोई मदद भी नहीं कर पा रहे हैं। अरे क्या हुआ? बड़े होकर मेरी सारी परेशानी दूर कर देना तुम दोनों मिलकर। उधर भयंकर सर्दी और कोहरे में गिरते हुए बर्फ के चलते बंसी को कोई मजदूरी नहीं मिलती, तो वह ठंड से कांपते हुए खाली हाथ घर आ जाता है। आ गए आप? देखो तो ठंड से कैसे कांप रहे हो। ठंड से कांपना तो गरीब की मजबूरी है राधा। कहीं मजदूरी लगी क्या? घर में राशन भी खत्म होने को है। ठंड और कोहरे के कारण चिनाई का काम तो बंद ही हो गया है। कोई और मजदूरी ढूंढने की कोशिश की पर नहीं मिली। आप निराश मत होइए, आज नहीं मिली तो कल मिल जाएगी। आप खाना खाकर आराम कीजिए। तभी गोपी भी आ जाती है। बापू अम्मा ने पुराने कंबल और रजाई की मरम्मत करके खूब अच्छा बना दिया है। अब तो कोई ठंड नहीं लगेगी। ये तो तुम्हारी माँ ने बहुत अच्छा काम किया। बिटिया इस सर्दी में चैन की नींद सोए बहुत दिन हो गए। उस दिन बंसी के परिवार को सर्दी से थोड़ी राहत मिलती है। सब थोड़ा चैन से सो पाते हैं। मगर अगले दिन बंसी फटी पुरानी पतली सी कमीज में कांपते हुए मजदूरी पर जाने लगता है तो राधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह रोते हुए कहती है, पता नहीं भगवान ने सारी तकलीफें गरीब को ही क्यों दी हैं। मौसम भी बनाए तो वह भी गरीब को ही सताने के लिए। निराश ना हो राधा, भगवान पर विश्वास रखो। भगवान सब ठीक करेगा। पता नहीं कब ठीक करेंगे गोपी के बापू, हमारे लिए तो सर्दी कहर बन गई है। उस दिन बंसी मजदूरी ढूंढने के लिए इधर उधर भटकता है तो एक जगह गरीबों को लाइन में खड़े देखता है। अरे ये सब लाइन में क्यों खड़े हैं भैया? भाई देवराज सेठ हैं जो गरीबों को भोजन और कंबल बांट रहे हैं। जाओ जाओ, तुम भी ले लो। यह सुनकर तो बंसी के शरीर में जैसे नई जान आ जाती है। वह झट से लाइन में खड़ा हो जाता है और देवराज सेठ से गर्म कंबल और भोजन के पैकेट लेकर फूला नहीं समाया। भगवान आपका भला करे सेठ, आपने गरीब की मदद की। उस दिन बंसी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह कंबल ओढ़ता है तो उसे ठंड से राहत मिल जाती है और वह भगवान का धन्यवाद करते हुए तेज कदमों से घर की तरफ चल पड़ता है। मगर तभी उसकी नजर सड़क किनारे पड़ी एक गरीब भिखारिन बुढ़िया पर पड़ती है। बुढ़िया ठंड में जमीन पर पड़ी कांप रही थी। उसकी ऐसी हालत देखकर बंसी को उस पर बहुत दया आती है। इस कंबल की मुझसे ज्यादा जरूरत तो इस बुढ़िया मां को है। अगर इनकी यही हालत रही तो यह तो सुबह तक मर ही जाएंगी। यही सोचकर बंसी ने अपना कंबल उस बुढ़िया पर डाल देता है और फिर चलने लगता है तो बुढ़िया कांपती हुई आवाज में कहती है, बेटा जरा सुनो, बहुत भूखी हूँ। थोड़ा खाना भी मिल जाए तो जान बचे। 2 दिन से कुछ नहीं खाया। जब गरीब ही गरीब का दुख नहीं समझेगा तो और कौन समझेगा। मान लो पेट भर कर खाना खाओ। यह कहकर बंसी खाने के पैकेट उस बुढ़िया को दे देता है। बढ़िया उसे आशीर्वाद देते हुए कहती है, बेटा तू गरीब होकर भी बहुत अमीर है, देखना भगवान तुझे बहुत देगा। आशीर्वाद का कोई खास असर नहीं होता है बंसी पे, क्योंकि वह जानता है कि गरीब की किस्मत में यही लिखा हुआ रहता है। कितनी भी मेहनत कर लो फल नहीं मिलता। वह यह सब सोचते हुआ घर की ओर चला जाता है।
आ गए आप। कोई काम मिला क्या आपको? नहीं राधा, आज भी कोई काम नहीं बन पाया। वह दोनों यही बात कर रहे थे कि तभी दरवाजे पर सेठ धनीराम आ जाता है अपने घर के किराया लेने के लिए। अरे सुनो, सेठ धनीराम आया है, लाओ जो पैसे रखे हैं उसे दे दो। थोड़े से तो रुपए ही है, दे दूं तो घर कैसे चलेगा? बंसी, मेरे घर के किराए का पैसे दे, ठंड बहुत हो रही है, मैं ज्यादा देर रुक नहीं सकता। बंसी निराशा भरे मन से बाहर आता है। सेठ जी, अभी तक मुझे काम नहीं मिला है, मेरे पास अब एक भी पैसा नहीं बचा है। सेठ जी कुछ दिन रुक जाइए, फिर मैं कहीं से मजदूरी करके आपका किराया चुका दूंगा। अरे अब तेरे बहाने और नहीं चलेंगे, मुझे मेरे पैसे चाहिए, और अगर तू किराए के पैसे नहीं दे सकता तो अभी इस घर से निकल जा। सेठ जी रहम खाइए, इतनी ठंड में मैं बच्चों और बीवी को लेकर कहां जाऊंगा? एक इस झोपड़ी के सिवा कोई दूसरा मेरा ठिकाना नहीं है। सेठ जी कम से कम मेरे बच्चों पर ही रहम खाइए। यह सब मैं नहीं जानता, तू बस अभी इस घर को खाली कर, और जब तक पैसे नहीं देगा ये घर मैं वापस नहीं दूंगा। बंसी और उसका परिवार ठंड में भटकते हुए कहीं रहने का आसरा ढूंढ रहे थे, मगर उन्हें कहीं कोई आशा की किरण नहीं दिखाई दे रही थी। बहुत ठंड है मुझसे, अब और चला नहीं जाएगा। बच्चों की भी तबीयत बहुत खराब हो रही है। मोहन को बुखार चढ़ गया है और ज्यादा देर ऐसे ही घूमते रहे तो हमारे यहीं पर प्राण निकल जाएंगे। अभी हम यहाँ नहीं रुक सकते, रात होने से पहले हमें सर ढकने के लिए कुछ तो ढूंढना ही होगा। जैसे जैसे दिन ढल रहा है, ठंड बढ़ती जा रही है। बहुत दूर चलते चलते उनको एक झोपड़ी दिखाई देती है। राधा देखो, वहां एक झोपड़ी है, चलो वहां जाकर पूछते हैं, क्या पता उन्हें ही हम पर रहम आ जाए और वह हमें अपनी झोपड़ी में आश्रय दे दें। बंसी का परिवार वह झोपड़ी के पास चला जाता है। कोई है? क्या इस गरीब की मदद करें? कृपया करके इस गरीब की मदद करें। बंसी कई बार आवाज देता है पर अंदर से कोई आवाज नहीं आती है। लगता है इस झोपड़ी में कोई नहीं है, एक बार अंदर चलकर देखना चाहिए। बंसी झोपड़ी के अंदर जाता है। झोपड़ी में चारपाई और कुछ कपड़े रखे थे पर वहां कोई दिख नहीं रहा था। हम कुछ देर इस झोपड़ी में रुक जाते हैं, शायद झोपड़ी का मालिक आए तो उनसे हम अपनी परेशानी बताएंगे, क्या पता उन्हें हम पर दया आ जाए। ऐसा सोचकर वह उस झोपड़ी में रुक जाते हैं और वहीं पर एक अंगीठी जलाकर उन्होंने बच्चों को अंगीठी के पास बैठा दिया। अंगीठी की गर्माहट से उन सभी ने चैन की सांस ली। चलो कुछ तो गर्माहट मिली, कब से ठंड में भटक रहे थे। अंगीठी की राख खत्म होने वाली है, आप एक काम कीजिए, बाहर से कुछ लकड़ियां ले आइए, ये अंगीठी कुछ देर में ठंडी पड़ जाएगी। तुम बच्चों का ध्यान रखना, मैं अभी लकड़ियां लेकर आता हूँ। लकड़ियों की तलाश में बंसी कुछ दूर चला ही था कि अचानक उसकी नजर एक लड़की पर जाती है जो ठंड में नीचे जमीन पर गिरी हुई थी। बहन उठो, क्या हुआ बहन उठो। बहन लगता है ज्यादा ठंड की वजह से बहन ठंडी पड़ गई है और बेहोश होकर यहाँ गिर गई। बंसी लड़की को लेकर उस झोपड़ी में आ जाता है। ये कौन है और इन्हें क्या हुआ? पता नहीं, यह जमीन पर बेहोश पड़ी हुई थी, शायद ठंड लग गई है। इन्हें यहाँ अंगीठी के पास लेटा देता हूँ, थोड़ी गर्माहट मिले तो शायद इनकी आंखें खुले। थोड़ी देर शरीर को गर्माहट मिलने के बाद नीलम की आंख खुल जाती है। अरे भाई, कौन हो तुम? मैं तो घर आ रही थी, अचानक ठंड की वजह से मैं चक्कर खाकर गिर गई, इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। अच्छा बहन, तो यह आपका घर है। बहन, मैंने जब तुम्हें बेहोश देखा तो मैं तुम्हें उठाकर झोपड़ी में ले आया। लेकिन तुम लोग यहाँ कैसे? और तुम्हारा पूरा परिवार भी यहाँ है? बंसी नीलम को अपने साथ हुई सारी घटना के बारे में बता देता है। हे भगवान, सत्यानाश हो उस जालिम सेठ का, जो इतनी तड़पती ठंड में तुम्हारे बच्चों बीवी सबको घर से बाहर निकाल दिया। अरे कम से कम बच्चों पर ही तरस खा लिया होता। ना जाने ये अमीर लोगों का दिल कहाँ मर गया है। भाई एक काम कर, वहाँ लकड़ी रखे हैं, उसको अंगीठी में डाल दे, नहीं तो आग बुझ जाएगी। तुम चिंता मत करो भाई, तुम जब तक चाहे मेरे साथ रह सकते हो। मेरा तो वैसे भी कोई नहीं है और मेरे हाथ पैर भी काम नहीं करते।
यह ठंड मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होती। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती। बहन ऐसा क्यों बोलती हो? मैं हूं ना, और राधा भी है। अब से हम आपका ध्यान रखेंगे। भगवान भी यही चाहते हैं कि तुम लोग मेरे साथ रहो। ठंड भरी रात वह सभी मिलकर किसी तरह गुजार लेते हैं। अगली सुबह गांव में हल्की धूप निकलती है। लोग बहुत खुश होते हैं और सभी घरों के बाहर आते हैं। सभी बाहर बैठकर धूप लेते हैं। देखो नीलम, इतने दिनों बाद आज धूप निकली है, चलो थोड़ा धूप ले लेते हैं। सभी बाहर बैठकर धूप लेते हैं। इतने दिनों बाद थोड़ा शरीर को राहत मिला है। अच्छा, मैं चलती हूँ, गांव में लकड़ी बेचने हैं। आप चिंता मत करो, आज लकड़ी में बेच आता हूँ, ठीक है? अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो जाओ। बंसी लकड़ी को लेकर गांव की ओर निकल पड़ता है और गांव-गांव जाकर उपले बेचता है। लकड़ी को बेचकर आए पैसों से बंसी कुछ राशन ले आता है। यह लो राधा, यह कुछ राशन है। इससे सबके लिए गर्मा-गर्म खिचड़ी बना दो। मैं एक काम करता हूँ, जंगल से जाकर कुछ लकड़ियां ले आता हूँ और उसे भी गांव में बेच दिया करूंगा। इससे थोड़ी बहुत और आमदनी हो जाएगी, ठीक है? लेकिन अगर तुम लकड़ियाँ लेना ही चाहते हो तो पश्चिम दिशा की ओर जो जंगल है वहाँ से लकड़ियाँ ले आओ। वहाँ पर बड़े बड़े पेड़ हैं और वहाँ की लकड़ियाँ भी काफी गर्म होती हैं। उसे गांव में बेचो तो अच्छी कीमत मिलेगी। ठीक है, मैं पश्चिम दिशा की ओर ही चला जाता हूँ। इतना कहकर बंसी लकड़ी की तलाश में निकल पड़ता है। जंगल के काफी अंदर जाने के बाद बंसी को खूब मोटे घने पेड़ दिखाई देते हैं, जो और पेड़ों के मुकाबले काफी मोटे और लंबे थे। बंसी वहां से काफी सारी लकड़ियां काट कर ले आता है और गांव-गांव जाकर बेचता है। सारी लकड़ियां बेचने के बाद बंसी घर आ जाता है। बंसी ने कुछ लकड़ियां घर के लिए भी बचा ली थीं। आज सारी लकड़ियां बिक गई और यह कुछ लकड़ियां मैंने हमारे लिए भी बचा ली थी। बाहर बहुत ठंड है, जरा इन लकड़ियों को जला दो तो मेरे शरीर को थोड़ा गर्माहट मिल जाए। फिर राधा उन लकड़ियों को जला देती है। उन लकड़ियों के जलते ही पूरा कमरा बिल्कुल गर्म हो जाता है। वह लकड़ियों की आग में न जाने कौन सा तेज था जो पूरे कमरे में गर्मी फैल जाती है। बाहर ठंड की बर्फबारी हो रही थी और खिड़की से आने वाली हवा घर में घुसते ही गर्म हो जा रही थी। इस तरह ठंड भरी रात उस दिन उन सभी के लिए एक गर्माहट भरी रात में बदल गई। अगली सुबह फिर बंसी लकड़ियों के लिए जंगल की ओर निकल पड़ता है। लकड़ियां लेकर जब भोला गांव पहुंचा तो भोला की लकड़ियां खरीदने के लिए लोगों की एक भीड़ सी जमा हो गई। भैया जरा मुझे भी अपनी लकड़ियां दे दो। तुम्हारी लकड़ियां तो जलने के बाद बहुत गर्माहट देती हैं। हाँ बंसी भाई, मुझे भी ये लकड़ियाँ चाहिए। ये जलने के बाद इतनी गर्म होती है कि रात में कंबल की जरूरत भी नहीं पड़ती। उस दिन भोला की सारी लकड़ियां चुटकियों में बिक जाती हैं और उसकी काफी अच्छी आमदनी होती है। राशन लेकर भोला घर पहुंच जाता है। इस बार राशन बहुत ज्यादा था। वह लकड़ियां बहुत अच्छी कीमतों पर बिकी है। गांव पहुंचते ही लकड़ियों की तो मानो जैसे लूट ही लग गई थी। अब हम इन लकड़ियों को बेचकर अच्छे पैसे कमा लेंगे। ये बहुत पुरानी लकड़ियां हैं। बहुत समय पहले मेरे दादा परदादा उसी जंगल में रहा करते थे। वहाँ के ज्यादातर पेड़ उन्हीं की देन है। इस तरह बंसी लकड़ियों को बेचकर काफी अच्छे पैसे कमाता है और कुछ ही समय में बंसी सेठ धनीराम का सारा पैसा लौटा देता है। उसका परिवार वापस अपने घर में आ गए थे। नीलम भी अब बंसी के साथ ही रहा करती थी। बंसी ने जंगल से लकड़ियां लाना बंद नहीं किया। इस बार की ठंड गांव पर कहर बनकर तो जरूर टूटी थी, मगर बंसी की वजह से अब गांव वालों की सर्दियां बहुत मजे से कट रही थीं। यह कहानी है रामू की, जो एक मजदूर था। उसकी दुनिया उसकी पत्नी सुनीता और बेटे छोटू तक सीमित थी। गरीबी और ठंड के बीच वह हर दिन अपनी जिंदगी को बचाने की लड़ाई लड़ रहा था। रामू, यह ठंड हर दिन बढ़ती जा रही है। छोटू का बुखार ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। उसकी हालत देखकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। अगर हमने कुछ जल्दी नहीं किया तो पता नहीं क्या होगा। अब और इंतजार करना सही नहीं है।
कुछ करो रामू। सुनीता, मुझे भी छोटू की फिक्र है। मैं जानता हूं कि हालात कितने मुश्किल हैं, लेकिन मैं क्या करूं? हमारे पास ना तो सही ढंग से खाने के लिए खाना, पर मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। ऊपर वाला सब देख रहा है, वह हमारी मदद करेगा। मैं कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर करूंगा, बस तुम हिम्मत रखो। रामू, मैं हिम्मत कैसे रखूं? छोटू को ठंड में तड़पते हुए देखना मुझसे नहीं हो रहा। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा सुनीता, हमारा छोटू बहुत बहादुर है। मैं अभी जाऊंगा और कुछ लकड़ियां लाने की कोशिश करूंगा। जब तक मैं वापस आऊं, तुम छोटू को गर्म रखने की कोशिश करना। सब ठीक होगा, ऊपर वाला हमारे साथ है। गांव की गलियां सुनसान हैं। ठंडी हवाओं के झोंके दीवारों को चीरते हुए गुजर रहे हैं। कुछ लोग अलाव के पास सिकुड़ हुए बैठे हैं। उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही हैं और दूर दूर तक मदद की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। ठंड ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया है। इस ठंड में रामू के घर के हालात बहुत खराब हो गए थे। वो मुखिया के पास जाता है मदद मांगने। मुखिया जी, मैं आपसे मदद मांगने आया हूं। ठंड ने मेरे घर की हालत खराब कर दी है। मेरा छोटू बुखार से तप रहा है और सुनीता भी बहुत कमजोर हो चुकी है। हमारे पास ना तो ढंग से कपड़े हैं और ना ही जलाने के लिए लकड़ियां। अगर आप थोड़ी मदद कर दें तो हम ये सर्द रातें काट सकते हैं। रामू, मेरी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं। पूरे गांव में ठंड का कहर है। हर किसी को मदद चाहिए। मैं अकेले कितनों की मदद कर सकता हूं? मुखिया जी, मैं भीख नहीं मांग रहा। मैं किसी तरह यह ठंड से अपने परिवार को बचाना चाहता हूं। अगर आप कुछ लकड़ियां या पुराने कपड़े दे दें तो हम खुद ही गुजारा कर लेंगे। मेरा छोटू बहुत छोटा है, वह इस ठंड को और नहीं झेल पाएगा। ठीक है रामू, तुम्हारी बात सुनकर मेरा भी दिल पसीज गया है। गोदाम में कुछ लकड़ियां और पुराने कंबल पड़े हैं, उन्हें ले जाओ। लेकिन याद रखना, हर बार मदद के लिए मेरे पास मत आना। अपनी मुश्किलों का हल खुद ढूंढना सीखो। रामू लकड़ियां और कंबल लेकर अपने घर की ओर तेजी से लौटता है। गरीब रामू, जो अपने परिवार को बचाने के लिए मुखिया से मदद लेकर लौट रहा था, रास्ते में ठंड से कांपते एक बूढ़े बाबा से टकरा जाता है। बेटा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। पिछले 2 दिन से कुछ जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिली। ये सर्दी मेरी जान ले लेगी। अगर तेरे पास कुछ हो तो मेरी मदद कर दे। बाबा, मेरे पास भी ज्यादा कुछ नहीं है। ये लकड़ियां और कंबल है। मैं अपने परिवार के लिए लेकर जा रहा था, पर आपकी हालत देखकर मेरा दिल नहीं मान रहा। ये आप रख लीजिए, शायद इससे आपकी ठंड कुछ कम हो जाए। रामू लकड़ियां और कंबल बाबा को देता है। बेटा, ऊपर वाला तुझे इसका सिला देगा। तूने आज मेरी जान बचा ली। चलो, जो भी थोड़ी मदद कर सका वही काफी है। ऊपर वाला सब देख रहा है। रामू ने खुद की परवाह किए बिना अपनी मदद दूसरों के लिए कुर्बान कर दी। रात का समय रामू अपने घर लौटता है। घर में अंधेरा है, केवल अलाव की हल्की रोशनी से घर की दीवारें रोशन हो रही हैं। सुनीता, सुनो, मैंने मुखिया से लकड़ियां और कंबल ले लिए। रास्ते में एक बूढ़े बाबा मिले, बहुत ठंड में कांप रहे थे। मैंने वही लकड़ियां और कंबल उन्हें दे दिए। तुम्हें शर्म नहीं आई? हमारे घर में बच्चा बुखार से तप रहा है और तुम बाहर किसी और की मदद करने निकल पड़े। क्या तुम सोचते हो कि यह सारी बातें सिर्फ अच्छे कर्मों से हो जाएंगी? क्या तुमने हमारी हालत को समझा? तुम्हें अपने परिवार की चिंता करनी चाहिए थी, ना कि दूसरों की। सुनीता, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं समझ सकता हूँ कि तुम किस दर्द से गुजर रही हो। तुम सही हो, मुझे पहले अपने परिवार की परवाह करनी चाहिए थी। मैंने जो किया वह ठीक नहीं था और मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं जानता हूँ अब हमारी हालत क्या है, पर मैं फिर से कहता हूँ, जो कुछ भी मैं कर सकता हूँ मैं करूँगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब ऐसा कभी नहीं होगा। तुमसे बहुत उम्मीदें थी रामू, लेकिन जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तो तुमने किसी और की मदद कैसे की?
हमसे ही नहीं हो पा रहा था और तुम चले गए। मैं जानता हूं सुनीता, मैंने गलती की और मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। बस तुम मुझे भरोसा दो कि हम फिर से मिलकर इस मुश्किल घड़ी को पार करेंगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और इस बार सब कुछ ठीक होगा। जब रामू ने बूढ़े बाबा की मदद की बात बताई तो सुनीता का गुस्सा फूट पड़ा। परिवार की चिंता और हालात की बेबसी ने उसे और भी परेशान कर दिया। अब रामू के पास केवल एक ही उम्मीद थी, अपने परिवार को बचाने का। जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचने का। ठंड बढ़ती जा रही थी। रामू जंगल से लकड़ियां काट कर लेकर बाजार की ओर निकल पड़ा और रास्ते में अचानक से बहुत तेज से बारिश शुरू हो जाती है। और वह अब कर भी क्या सकता था, उसे कैसे भी करके आज बाजार में उस लकड़ी को बेचना था, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक उम्मीद थी, कुछ पैसे जुटाना। रामू बाजार में पहुंचता है और वहां भोला जी दिखते हैं। रामू उनके पास जाता है लकड़ी बेचने के लिए। भोला जी देखिए, ये लकड़ियां जंगल में बहुत संघर्ष करके काटी है, जल्दी से खरीद लीजिए। घर में छोटू को बुखार है, हमें दवाइयां लेना है। रामू भाई, लकड़ियां तो ठीक है, लेकिन यह देखो, ये तो सड़ी हुई है, पानी से भीगी हुई है। तुम समझ नहीं रहे, ऐसे लकड़ी के तो कोई खरीदार नहीं होंगे। तुम्हें इसके लिए 10 रुपए नहीं, बस 6 रुपए ही मिलेंगे। क्या भोला जी ये क्या कह रहे हो? ये लकड़ियां एकदम सही है। जो तुम कह रहे हो वह सिर्फ बहाना है। मैं जानता हूं तुम्हारी चाल। देखो भाई, मैं तो बस तुमसे सच कह रहा हूं। मैं तो कोई फायदा नहीं ले रहा हूं। तुम चाहो तो कहीं और बेचने चले जाओ, पर मुझे तो यह लकड़ियां इतनी ही चाहिए। क्या कर सकता हूं भोला जी, घर में 2 दिन से कुछ नहीं पका और छोटू की तबीयत भी बहुत खराब है। इस वक्त जो कुछ भी मिल जाए वही सही है। रामू ने अपनी लकड़ियां तो बेच दी, लेकिन सच्चाई यह थी कि 6 रुपए में बेचकर वह अपने परिवार के लिए जो जरूरी चीजें खरीद सकता था, वह अब नहीं कर सकता था। रामू थके हुए चेहरे के साथ घर लौटता है। उसके हाथ में राशन का एक छोटा सा थैला है। सुनीता उसे देखकर परेशान और नाराज हो जाती है। रामू, यह क्या लेकर आए हो? मैंने कहा था छोटू के लिए दवाई लानी है। खाने का क्या करेंगे जब बच्चा ठीक ही नहीं होगा? उसकी हालत देख रहे हो। सुनीता, मैं समझता हूं मुझे भी छोटू की चिंता है, लेकिन सोचो, अगर हम भूखे रहेंगे तो खुद बीमार पड़ जाएंगे। तब छोटू का ध्यान कौन रखेगा? ये थोड़ा राशन लाना जरूरी था। रामू, तुम बार बार यही बहाना बनाते हो। जब छोटू की हालत बिगड़ जाएगी तो यह खाना किसी काम का नहीं रहेगा। क्या तुम्हें सिर्फ अपने खाने की ही फिक्र है? सुनीता, ऐसा मत कहो। मैं पूरे दिन जंगल में लकड़ियां काटता रहा। ठंड से मेरी उंगलियां तक जम गई, लेकिन भोला जी ने लकड़ियों के सिर्फ 6 रुपए दिए। मैं क्या करता? जितना मिला उसी में बस ये राशन ला सका। मैं मजबूर हूं। भोला जी ने कम दाम दिए। तो क्या तुम इतनी आसानी से मान गए? क्या हमारे पास लड़ने का भी हक नहीं है? मैं हमेशा समझौता करती हूँ, लेकिन अब छोटू की जान खतरे में है। रामू, यह सिर्फ तुम्हारी मजबूरी नहीं है, हमारी जान का सवाल है। मुझे माफ कर दो सुनीता। मैं और क्या कर सकता था? ठंड ने हर किसी को बेबस कर दिया है। कल फिर से जंगल जाऊंगा और दवाई के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करूंगा। ठंड ने न सिर्फ शरीर को बल्कि रिश्तों और उम्मीदों को भी झकझोर कर दिया था। रामू की मेहनत और सुनीता की चिंता इस सर्द मौसम में अपनी लड़ाई लड़ रही थी। अगले दिन रामू फिर से लकड़ी काटने जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल पहुंचने के बाद लकड़ी काटने लगा तो उससे लकड़ी कट नहीं रही थी, क्योंकि ठंड इतना था कि हाथ तक काम नहीं कर रहा था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इतना ठंड है कि हाथ काम नहीं कर रहा है मेरा, और मेरा बेटा उधर बीमारी से लड़ रहा है, और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उसका अच्छे से इलाज कर सकूं। अगर ऐसा ही रहा तब तो मैं अपने बेटे को खो बैठूंगा। रामू इतना बोला ही था कि वहां लक्ष्मी माता प्रकट हो जाती हैं और बोलती हैं, रामू, मुझे सब पता है कि तुम कितने परेशान हो।
मगर तुम्हारा इम्तिहान लिया जा रहा था कि तुम इंसानियत और पैसों के बीच में किसे चुनोगे। तो तुमने इंसानियत चुना, जो कि ये बड़ी अच्छी बात है कि तुम अपने से पहले दूसरों का भला सोचते हो, और यह इम्तिहान तुमने पास कर दिया। और इसके बदले में मैं तुम्हें ये सोने की कुल्हाड़ी देती हूँ, जिससे तुम अब लकड़ी बड़े आराम से काट सकोगे और इस प्रकार अपने परिवार की भी मदद कर सकोगे। और इतना कहकर लक्ष्मी माँ गायब हो जाती है और रामू वह कुल्हाड़ी से लकड़ी कटता है और उसे बाजार जाकर बेच देता है और उन लकड़ियों के पैसों से अपने बेटे के लिए दवा ले जाता है और घर पहुंचकर वो सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है जो जंगल में हुआ था। और इस प्रकार से धीरे धीरे उनकी परेशानी दूर होने लगी और उनको बेटा भी अब ठीक हो जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमको हमेशा सब्र रखना चाहिए। फल तो हमें कभी न कभी तो ऊपर वाला देगा ही। धन्यवाद।